देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, AS27 है, इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर के बारे में। तो जॉइंट वेंचर कब होगा, जब ना तो वो तीनों तीनों कंडीशन क्या होगा तुम्हारी पूरी फुलफ़िल करेगा। तो ये क्या होता है, देखो ये जॉइंट वेंचर के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। और इसमें दो से ज़्यादा पार्टीज़ हो सकती हैं, या इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, सोशल के लिए नहीं, मतलब प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के लिए। और विच आर सब्जेक्ट टू दी जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट एट हाउ मच परसेंट, कितने भी परसेंट पे हो। मतलब जॉइंट वेंचर हो रहा है ना, तो इसका मतलब है 50-50% कंट्रोल है, चाहे वो कितने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा हो कि नहीं कर रखा हो। पावर टू गवर्न हाउ एट हाउ मच पर पर्सन, बट वो क्या करना हो चाहिए, बस वो पावर टू गवर्न फाइनेंशियल ऑपरेटिंग मैटर्स ऑफ द एंटिटी। देखो यहाँ कंट्रोल आता है, देखो पावर टू कंपोज, ये पावर टू कंपोज BOD बनाया है। तो AS21 में पावर टू डायरेक्ट, मतलब चेयरमैन अपना है। तो AS18 में है पावर टू पार्टिसिपेट, मैनेजमेंट को भगा लेना, मीटिंग में क्या होता है, भाग लेना। और पावर टू गवर्नमेंट, मतलब गवर्न करना, चलाना। तो AS27 क्या करता है, पावर टू गवर्न। वेंचर का मतलब क्या होता है, वेंचरर वो होते हैं जो क्या होता है, जॉइंट कंट्रोल कर सकते हैं ओवर दी जॉइंट वेंचर। और इन्वेस्टर वो होते हैं जो जॉइंटली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ओवर दी जॉइंट वेंचर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखी है, एच लिमिटेड और JV लिमिटेड जॉइंट वेंचर है। ऑन 1 अप्रैल ही एच परचेज द शेयर्स ऑफ अ जॉइंट वेंचर अंडर द जॉइंट कंट्रोल। एट द टाइम ऑफ द परचेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जॉइंट वेंचर बस 1 लाख। तो 1 लाख कैपिटल प्रॉफिट हो गया, बाकी का बचा हुआ क्या हो गया, रिवेन्यू प्रॉफिट हो जाएगा। और इन्वेस्ट कर रखा है 60%, तो 4 लाख का 60%, इसका 60%, और क्रेडिटर का 60%, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का तो बताया हुआ हूँ। और फिर इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर वैसे ही होगा, लेस इक्विटी शेयर कैपिटल, 8 लाख का कितना, 60%। और उसी में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ही क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट आता है। और रिवेन्यू प्रॉफिट तुम्हारा कहाँ जाता है, रिवेन्यू प्रॉफिट तुम्हारा कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। तो यहाँ पे वो आ गया, तो गुडविल आ गई, गुडविल यहाँ पे आ गई, इक्विटी शेयर कैपिटल तुम लिखे ही थे। और रिवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता, तुम्हें बताया था। तो ये सब करके बना लोगे। प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, वेयर एज वेंचरर की शेयर, जितना वेंचर का शेयर है कि हर किसी में, जैसे एसेट्स में, लाइबिलिटी में, इनकम में, एक्सपेंसेस में, जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी और सेपरेट लाइन बाय लाइन इन दी वेंचरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि वेंचरर क्या होते हैं, अगर ABC ने इन्वेस्टमेंट किया था, तो ए क्या होता है, वेंचरर है। तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग अलग आइटम से आइटम दिखाना। बोल रहा है प्रोपोर्शनेट मेथड को जोड़ देना। जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी, इसमें क्या होता है, एंटिटी फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जॉइंटली कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में उसमें आता है जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन और जॉइंटली कंट्रोल एसेट। यहाँ पे क्या होता है, एंटिटी फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ पे एंटिटी फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट होती है जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी में। यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं और फिर जॉइंट वेंचर विद अदर बनाते हैं। SM का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, मिस्टर A मिस्टर B, मतलब क्या, कोई सेपरेट एंटिटी फॉर्म नहीं हुई है। और ना मिस्टर A का भी अलग एसेट्स दे रखा है, B का भी दे रखा है, C का भी दे रखा है। तो मतलब कि क्या होता है, और अलग अलग एसेट्स किस में दे रखे हैं, जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन में ही दे रखे रहते हैं। देखो जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन में ही सेपरेट एसेट दे रखे रहते हैं। तो इसका मतलब क्या, जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मेमोरेंडम प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, और नेट प्रॉफिट तुम क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे। फिर उसके बाद जॉइंट वेंचर विथ ए बनाओगे, जॉइंट इन द बुक्स ऑफ ए, जॉइंट वेंचर विथ अदर इन द बुक्स ऑफ बी, जॉइंट वेंचर विथ अदर और इन द बुक ऑफ सी। अब जॉइंट वेंचर विथ अदर में क्या आ जाता है, जैसे कि ए है, तो ए का कितना है, ए ने लैंड कितना रखेगा है, ए ने इन्वेस्टमेंट कितने का रखे हैं, लोन कितना ले रखा है, 50 लाख का लोन ले रखा है, उसमें इंटरेस्ट पेड करना है। यहाँ पे उसको सेल्स एक फ्लैट उसने ले रखा है,
बाई सेल्स ऑफ 1 फ्लैट, अदर सेल्स में 40 लाख आया है, तो वही आता है। देखो नेट प्रॉफिट कितना है, 6,30,000, 6,30,000। अब देखो दोनों का बैलेंस होना चाहिए, अभी बैलेंस नहीं है तो इसको ना कुछ पैसा इसको भी देना रहेगा, और अगर इसमें भी बैलेंस नहीं हो तो इसको पैसा कुछ इसको भी देना पड़ेगा। देखो इसमें इसको देना है मिस्टर बी को पहले, फिर उसके बाद ये बना, तो इसका बैलेंस नहीं हुआ है तो जितना बैलेंसिंग फिगर आया है वो इससे मांग लेगा 14,20,000। अब देखो 4,00,000 फिर 4,70,000 बचा तो वो बस इसको पैसा देना रहेगा। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2 आता है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में देखो ABC लिमिटेड दे रखा है, ये नहीं लिखा रहा है कि ये लोग जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, मतलब कि ये लोग सेपरेट एंटिटी नहीं है। पहली बात क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहा है, कंस्ट्रक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ABC, ऐसा नहीं लिखा है AB फॉर्म जॉइंट वेंचर, ऐसा तो नहीं लिखा है, तो मतलब कि कोई सेपरेट एंटिटी है नहीं। तो उसके तो दो ही केस है, तो या तो जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन होगा या तो जॉइंटली कंट्रोल एसेट्स होंगे। अगर जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन होता है तो उनके सेपरेट एसेट्स दिए रहते हैं, लेकिन जॉइंटली कंट्रोल अब इसके सेपरेट एसेट्स नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सिर्फ जॉइंटली कंट्रोल एसेट्स का है। तो जॉइंटली कंट्रोल है, और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट वर्ड दिया रहेगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, रफ में बनाना। तो इसका मतलब क्या होता है, तुमको पहले तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी होगी और फिर कंसोलिडेटेड P&L बनाना होगा, मतलब सबका मिला करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना लो, कंसोलिडेटेड P&L बना लो। तो सिंपल है सबका, तुम मिला करके तुम क्या करोगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना लोगे, कंसोलिडेटेड P&L बना लोगे। जैसे पी का ये सबका है, लेकिन इसमें ए का, बी का, सी का इतना इतना हिस्सा है। और अब इसमें देखो, इसमें अगर नहीं बताया रहता है, देखो जॉइंटली कंट्रोल एसेट्स में क्या होता है, एग्रीड रेशियो में बांटना रहता है, जो ना क्वेश्चन बोला रहता है। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो तुम्हें इक्वल रेशियो में बांटना रहता है। इसका मतलब क्या होता है, जो ना जैसे ABC हैं, जो इनमें तीनों के एसेट्स होंगे उनको ना तुमको एग्रीड रेशियो में बांटना होगा। जैसे बिल्डिंग है तीनों की है, पाइपलाइन है तीनों की है, तो उसको एग्रीड रेशियो में, जो सिर्फ मान लो एक है उसको नहीं, मतलब जो तीनों के हैं जॉइंट एसेट्स हैं उनको एग्रीड रेशियो में बांटना हो। अगर एग्रीड रेशियो नहीं दे रखा है तो इक्वल रेशियो में तुमको क्या कर दोगे, बांट दोगे। कंसोलिडेटेड तो तुम P&L बनाने के बाद अब उसका अलग अलग बना दोगे, तो इन दी बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। अब इन दी बुक्स ऑफ ए लिमिटेड में जैसे कि ए लिमिटेड का कितना है, जैसे ए लिमिटेड का इसमें अलग अलग रेशियो है, 1:1:1, तो 20,000 है, तो इसका 20,000 प्लस इसका, मतलब इसका 40,000, इसका उसका ए का हिस्सा, बस ए का हिस्सा को प्लस कर दोगे तो 4,20,000 आता है। ऐसे ही PP में उस सिर्फ ए का हिस्सा प्लस कर दोगे तो इतना आ रहा है। जैसे एक है 3,80,000 है, 17 लाख है, तो ये तो तुम्हारा PPE में चला जाएगा, मतलब बैलेंस शीट में चला जाएगा। और जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है उसमें तुम्हारा क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंसेस वाले चले जाते हैं। अदर एक्सपेंसेस 6 लाख दे रखे हैं, लेकिन इसमें तीनों का हिस्सा है तो 2-2 लाख हो जाएगा, 2-2 4 2-6। देखो जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन और जॉइंटली कंट्रोल एसेट्स तो कर लियो। अब देखो एक होता है जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी। जॉइंटली कंट्रोल एक्सपेंसेस तो मतलब क्या होता है, इन दी बुक्स ऑफ दी क्या होता है, जॉइंट वेंचर। अगर जॉइंट वेंचर के बुक्स में बनाना है तो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना पड़ेगा। और अगर इन दी बुक्स ऑफ वेंचर बनाना है तो अलग अलग करके बनाना, वेंचरर की बुक में ऐसे करके बनाना होगा। देखो क्या होता है, जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी में इलस्ट्रेशन 3 का आता है, ए लिमिटेड UK बेस्ड कंपनी एंटर इनटू द जॉइंट वेंचर विद बी लिमिटेड, वेयर इन बी लिमिटेड विल इम्पोर्ट इन गुड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बाय ए लिमिटेड। तो यहाँ पे लिख रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इक्वल शेयर होंगे, प्रॉफिट और एक्सपेंसेस क्या होंगे, 5:4 रेशियो में शेयर्स होंगे, एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यू। तो यहाँ पे देखो, तो ये क्या होता है, एक्सपेंसेस और रिवेन्यू 5:4 रेशियो में शेयर होंगे।
देखो प्रॉफिट क्या होता है, और इसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट भी इक्वली शेयर होगा। तो प्रॉफिट तुम्हारा क्या हो गया, इक्वली शेयर हो गया। और तुम्हारा ये क्या होता है, लाइबिलिटीज़ हैं, तो ये 1:1 के रेशियो में शेयर हुआ, इक्वल लाइबिलिटीज़, एसेट्स और लाइबिलिटी 1:1 के रेशियो में शेयर होंगे। और जो भी रिवेन्यू, एक्सपेंसेस और रिवेन्यू, वो तुम्हारा 5:4 में शेयर होगा। तो जैसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, परचेजेस हो गया, चेंजेस इन इन्वेंट्री। देखो चेंजेस इन इन्वेंट्री ये कोई एक्सपेंस नहीं, ये है, ये क्या है, ये एसेट्स है। ये क्या है, एक तरीके से इन्वेंट्री एसेट्स है, तो इसलिए इसको 1:1 के रेशियो में दिखाया गया। और अदर एक्सपेंसेस भी 5:4 के रेशियो में हुआ है। तो इस तरीके से ये जो जॉइंट वेंचर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ट्रायल बैलेंस, ये जो दिए रखा है, ये ना ट्रायल बैलेंस किसका है, ये जॉइंट वेंचर का है। तो जॉइंट वेंचर में क्या है कि कैपिटल 4,01,000 का है, जिसमें से ए लिमिटेड ने 49% खर्चे किए हैं, मतलब इन्वेस्ट कर रखा है, और बी लिमिटेड में 51% कर रखा है। इसको इसमें क्या बोला था, इन दी बुक्स ऑफ वेंचर तो नहीं बोला था, मतलब कि इन दी बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर बोला था। इसीलिए हम लोग ने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाया है, और यहाँ पे क्या हुआ है, कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाया गया हुआ है। कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाया गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज, स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंसेस। अब देखो सबसे पहले ना कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को क्लोज करते हो, फिर उसके बाद, क्योंकि यहाँ का जो प्रॉफिट होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और रिजर्व एंड सरप्लस तुम्हारा बैलेंस शीट में जाता है, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को सबसे लास्ट में क्लोज किया जाता है। प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड अकाउंटिंग फॉलो, प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन की मेथड की अकाउंटिंग फॉलो होगी, लेकिन इन केसेस में नहीं होगी। किन किन केसेस में, अगर तुमने ना क्या होता है टेम्प्रेरी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या तो फिर तुमने क्या कर रहा है, तुम ना सब्सिक्वेंट डिस्पोजल कर दोगे, आने वाले फ्यूचर में उसको डिस्पोज कर दोगे, या फिर तुमने लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, तो ये तुम प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन नहीं कर सकते हो। अगर जॉइंट वेंचर क्या होता है परमानेंट नेचर का, तो कंसोलिडेशन होगा। तो प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, इन द बुक्स ऑफ वेंचर क्या करते हो, प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन करते हो। मतलब कि इलस्ट्रेशन नंबर 4, तो 4 में क्या है, जैसे कि ए लिमिटेड है और ए लिमिटेड है, तो सबसे पहले ना इन द बुक्स ऑफ वेंचर, तो इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड बनाओगे, तो ए लिमिटेड में ए लिमिटेड की जितनी सारी एसेट्स होगी वो आएगी, और प्लस जॉइंट वेंचर का कितना परसेंट, जितना ए लिमिटेड का है, मतलब ए लिमिटेड का कितना होगा, अरे भाई 50% ही ना कंट्रोल लेता है, उसमें तो इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा मत कर देना कि जॉइंट वेंचर में अगर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं कि 60% तो वही ले लो, नहीं, 50% कंट्रोल, 50% कंट्रोल। तो वो पता है यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट आता है, लेकिन करेंट ईयर प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सील, मतलब जॉइंट वेंचर का लिमिटेड है, मतलब ये करेंट ईयर प्रॉफिट कितना आया, 12 लाख, 12 लाख का है। तो ये 12 लाख क्या हुआ है, क्योंकि उसमें तो कोई प्रॉफिट नहीं, क्योंकि जॉइंट वेंचर तो हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ द केस ऐसे होगा कि जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट क्या होता है, पोस्ट प्रॉफिट होगा, क्योंकि उससे पहले प्रॉफिट क्योंकि अभी अभी बनाया हो। लेकिन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। तो ये सारा का सारा पोस्ट है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये कंसोलिडेटेड पीएनएल में चला, रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा, किसके, एच लिमिटेड के। तो ये यहाँ पे आ जाता है, कितना है, 12 लाख का तुम्हारा कितना परसेंट, 50%, 6 लाख। और ये जो बाकी का जो 6 लाख है वो तुम्हारा बी लिमिटेड में चला जाएगा। तो यहाँ पे वैसे तो 2 बुक की बनेगी, लेकिन एक बुक का बता दे रहा हूँ, वैसे ही तुम दूसरे बुक का भी कर लोगे। ठीक है, तो यही होता है। देखो जो हम लोग बुक में रिकॉर्ड करते हैं, अगर तुमने आज ही बिज़नेस ख़रीदा है या कोई परचेज़ किया प्लांट मशीन, तो उसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर तुम किसी को सरेंडर कर रहे हो, जो जा रहे हो, जो ऑलरेडी तुम्हारे बुक में रिकॉर्ड है, तो उसको बुक वैल्यू पे करते हैं। तो मान लो कि इसमें तुमने प्लांट खरीदा है, तो प्लांट को किस में रिकॉर्ड करोगे, प्लांट खरीदा तो उसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। और तुम्हारा कार तुम छोड़ रहे हो, तो उसको बुक वैल्यू पे करोगे, और जो भी गेन और लॉस आएगा तो तुम्हारा। देखो ट्रांजैक्शन बिटवीन दी टू वेंचर, मान लो कि क्या आता है, ये ना तुम्हारा एक कार लेकर के आ रहा है, और ये वी वाला ये साइकिल लेकर के आ रहा है। तो जो साइकिल है उसकी बुक वैल्यू तो 4,000 है, लेकिन मार्केट वैल्यू अभी 10,000 है। वो कार है उसकी बुक वैल्यू 5 लाख है, लेकिन मार्केट वैल्यू 10 लाख है। तो ए अपनी बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा, तो ए क्या ले करके आ रहा है,
ए अभी क्या परचेज़ कर रहा है एक तरीके से, वो तो साइकिल परचेज तो वो फेयर वैल्यू पे करेगा। नहीं नहीं रुको, अब देखो ये पूरी वैल्यू लोगे क्या, नहीं पूरी वैल्यू नहीं, ये 50-50% कंट्रोल, तो इसका 50% निकालोगे, इसका 50% निकालोगे, इसका 50%, इसका 50%। तो देखो अब मिस्टर ए है तो वो ना, वो साइकिल ले रहा है तो साइकिल फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, तो फेयर वैल्यू साइकिल की कितनी है, 5,000 है तो 5,000 पे करेगा। और अपनी वैल्यू अपनी कार की वैल्यू बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा 2,50,000 पे। और ये क्या है, ये ले रहा है तो ये फेयर वैल्यू, कार की फेयर वैल्यू लेगा 2,50,000, कार की फेयर वैल्यू लेगा, सॉरी कार की फेयर वैल्यू लेगा 5,00,000, और ये अपनी साइकिल की बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा। बुक वैल्यू क्या है इसकी, 2,000। तो इस पे फोकस करना, इस पे मत कर देना फोकस।